मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं प्लेटो के ऊपर लगातार तरीके से वीडियोस भेज रहा हूँ। आप लोग सुन रहे हैं, अच्छे कमेंट मेरे को मिल रहे हैं इसके अंदर। और अगर आपको समझ में नहीं आए तो आप पूरी तरह से मेरे से बात कर सकते हैं, फ़ोन पे बात कर सकते हैं। कॉलेज जब भी हम खुलेंगे उस समय आके बात करने की स्थिति में हो तो उस समय आ सकते हैं। आज अपन आगे चल रहे हैंगे। मैंने 3 वीडियोस में प्लेटो के अलग अलग आधार को एक तरह से स्थापित करने की कोशिश की है। अब अगर अपन आगे देखें तो मुख्य रूप से हमको जो वहाँ जो दिखाई दे रहा है, यानी यूनान के अंदर जो दिखाई दे रहा है, तो तत्कालीन यूनानी राज्यों में एक अद्भुत सी व्यवस्था क्या थी कि वहाँ हमेशा लड़ाई होती रहती थी, झगड़े होते रहते थे। और साथ ही राजा का निर्माण जो होता था वो लॉटरी पद्धति से होता था। कितनी अजीब सी बात है कि अगर हम ऐसा लग रहा है कि पता नहीं किस युग के अंदर बात कर रहे हैं, और वास्तव में वो बहुत पुराना युग है। लेकिन हमारे यहाँ पर खासतौर पर समकालीन भारतीय व्यवस्थाओं में इस प्रकार की स्थिति देखने को नहीं मिलती। लेकिन वहाँ पर क्या था कि लड़ाई झगड़े के कारण से क्या होता था, राजा का निर्माण लॉटरी पद्धति से होता था। लॉटरी निकाली जाती थी और उस लॉटरी के आधार के ऊपर देखा जाता था कि कौन राजा बनेगा। ऐसी स्थिति के अंदर प्लेटो के दिमाग के अंदर एक नई तरह की परिकल्पना दिमाग में आती है। प्लेटो का विचार क्या था, क्या राजनीतिक पक्ष क्या था, वो सबसे महत्वपूर्ण आधार पर जो चीज़ देखता हैगा वो आदर्श राज्य के साथ साथ दार्शनिक राजा के निर्माण की परिकल्पना करता है। बहुत ही अलग तरह की परिकल्पना है। वो राजा को एक ना फिलोसोफर किंग के रूप में देख रहा है, दार्शनिक राजा के रूप में देख रहा है। प्लेटो क्या कह रहा है? प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा का कार्य व्यक्ति और समाज का व्यवस्थित ज्ञान प्राप्त करना है। वो क्या कह रहा है कि देखे राजा जो बने, दार्शनिक राजा जो बने, उसका कार्य क्या है? व्यक्ति और समाज का व्यवस्थित ज्ञान प्रदान, कि वो इंडिविजुअल व्यक्ति को भी देखे और समाज को भी देखे, और उसके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होगा उस विचार का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही वो आदर्श राज्य के रूप में कार्य करने की स्थिति के अंदर होगा। अन्यथा वो किसी भी स्थिति के अंदर कार्य नहीं कर सकता। एक अलग तरह की फिलॉसफी है कि, और इसको मैं अलग तरह की भी इसलिए नहीं कह रहा कि वास्तव में अगर आप समाज के बारे में जानते ही नहीं हो, आप व्यक्ति के बारे में जानते नहीं हो, तो कैसे आप किसी भी राज्य के अंदर राज्य करने की स्थिति के अंदर होंगे? आप तभी राज्य करने की स्थिति के अंदर होंगे जबकि आपको व्यक्ति के नेचर के बारे में पता हो, व्यक्ति के ज्ञान के बारे में पता हो, समाज के नेचर के बारे में, उसकी प्रकृति के बारे में, उसकी सोच के बारे में, और वो किस दृष्टिकोण से सोचता है, किस प्रकार की उसकी अभिलाषाएं हैं, क्या उनकी भावनाएं, इन सब के बारे में अगर आपको ज्ञान नहीं है तो आप शासन करने की स्थिति में नहीं है। और अगर आप वास्तव में एक सही शासन करना चाहते हैं, आप वास्तव में एक ऐसा शासन करना चाहते हैं जो कि आदर्श शासन कहलाए, हम क्यों राम राज्य की परिकल्पना करने की बात करते हैं? वही प्लेटो वहां पर एक आदर्श राज्य की परिकल्पना करने की बात कर रहा है। एक आदर्श राज्य को स्थापित करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? क्योंकि मैंने भी आपसे ऊपर कहा कि लड़ाई झगड़े होते रह रहे हैं, आए दिन समाज के अंदर स्थायित्व नहीं है, और जिस राज्य के अंदर स्थायित्व नहीं होगा, जिस राज्य के अंदर लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहेंगे, वो राज्य कभी भी विकास के पथ पर अग्रसर हो ही नहीं सकता। और इसीलिए प्लेटो ने जो दिमाग के अंदर एक परिकल्पना करी, प्लेटो ने जो दिमाग के अंदर एक तरह के दार्शनिक राजा का कंसेप्ट लाया, उसके पीछे आधार ये को एक आदर्श राज्य और स्थायित्व देने की स्थिति के अंदर है। और इस दार्शनिक राजा का निर्माण करने के लिए वो दीर्घकालीन शिक्षा व्यवस्था को भी स्थापित करना चाह रहा है, क्योंकि दार्शनिक राजा को एक दिन में नहीं बन के तैयार होने वाला है। दार्शनिक राजा का एक लंबा प्रोसेस चाहिए, और उस लंबे प्रोसेस के लिए शिक्षा व्यवस्था ही होगी। वो राजा जन्म के द्वारा नहीं होगा, कर्म के द्वारा। जो हमारे यहाँ पर एक परिपाटी थी कि राजा का बेटा राजा होगा, ये नहीं। असल के अंदर वो इस आधार पर देख रहा है कि शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से जिस प्रकार की स्थितियाँ स्थापित होंगी उसमें जो सर्वश्रेष्ठ होगा और जो दार्शनिक राजा बनने लायक होगा उसे ही दार्शनिक राजा बनाया जाएगा। असल के अंदर प्लेटो के शासन में विधि और दंड की व्यवस्था नहीं है। वो विधि व दंड की व्यवस्था नहीं कर रहा, क्योंकि समाज स्वयं संचालित है। वो कह रहा समाज स्वयं संचालित होगा तथा शिक्षा व्यवस्था द्वारा व्यवस्थित भी होगा। कितना प्यारी बात है कि मतलब अपने आप अगर समाज चलने लग जाए, अपने आप समाज की व्यवस्थाएं चलने लग जाएं, लोग सामाजिक रूप से अपने दायित्वों को अपने आप समझने लग जाएं, तो उस स्थिति में विधि व दंड की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता ही नहीं है। विधि दंड की आवश्यकता कब होती है? जब जो जिसका दायित्व है
वो उसको जो करना है वो अगर वो नहीं करता, और उस स्थिति के अंदर आपको ऐसी व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए समाज में कानून व्यवस्था को लागू करना पड़ता है, दंड को लागू करना पड़ता है, तभी वो चीज़ हो सकती है। और यहाँ पर अगर हम देखें तो उसके विचार में दार्शनिक शासन के पास न तो परिवार है न संपत्ति है। अब वो दोनों चीज़ों से एक तरह से अलग करते हुए दार्शनिक राजा को एक ऐसी स्थिति के अंदर ले जाने की बात कर रहा है जहाँ पर उसके पास के अंदर दोनों ही चीज़ नहीं है, और दोनों चीज़ नहीं है तो उस स्थिति के अंदर क्या है कि उसका पूरा राज्य ही उसका परिवार है, वो पूरे राज्य की संपत्ति ही उसकी स्वयं की संपत्ति है। फिलॉसफिकल रूप से समझें, जब आपके अंदर ये भाव हो जाएगा ये सब मेरे हैं, ये सब सारी भूमि मेरी है, सब भूमि गोपाल की वाला भाव अगर उसके अंदर आता है, तभी वास्तविक रूप से राजा एक तरह से न्याय संगत राज्य की स्थापना कर पाएगा, एक आदर्श राज्य की स्थापना कर पाएगा, तभी वह वास्तव में राजा कहलाने लायक होगा। और इस प्रकार की स्थिति उसके दार्शनिक राजा के रूप के अंदर देखी गई है। यहाँ मैं आपको डिटेल के अंदर अभी आगे लेके चलूँगा, लेकिन अभी मैं इसके शॉर्ट्स के अंदर आपको थोड़ा थोड़ा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि उसकी फिलॉसफी का आधार क्या है, वो किस तरह से एक तरह से अपनी फिलॉसफी को आगे बढ़ा रहेगा, किस रूप के अंदर वो उस ज़माने में यूनानी राज्यों के अंदर जो व्यवस्थाएं स्थापित थी उनको तोड़ना चाहता है, वो किस प्रकार अपने राज्य को प्यार कर रहा है, वो किस तरह से एक नए राज्य की परिकल्पना कर रहा है, उन सब के बारे के अंदर अपन आगे बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।